नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके सामने एक नई एकांकी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आईसीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में सम्मिलित बहू की विदा विनोद रस्तोगी द्वारा रचित एकांकी लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूँ। बहू की विदा एकांकी विनोद रस्तोगी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। विनोद रस्तोगी ने अपनी बहुत ही सुंदर शैली में समाज की एक बहुत ही गंभीर समस्या दहेज प्रथा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। समाज में रहने वाले मध्यवर्गीय वर्ग आज बहुत सी समस्याओं में स्वयं को उलझा हुआ पाता है। बहू की विदा दहेज प्रथा को लेकर लिखा गया एक ऐसा ही नाटक या एकांकी है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से दहेज लोभी लोग बहुओं के साथ अत्याचार करते हैं या जुर्म करते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरती से एकांकीकार ने इस एकांकी में नारी पात्र कमला को और उसके भाई रमेश को दिखाया है और उतनी ही सुंदरता से जीवनलाल और जीवनलाल की पत्नी को प्रस्तुत किया है और किस तरह से इस एकांकी में जो कमला की सास हैं वे अपने बहू के प्रति सहानुभूति रखती हैं और वे जनसाधारण की इस धारणा को भी तोड़ना चाहती हैं कि माँ का हृदय सास के रूप में माँ जैसा ही होता है और होना भी चाहिए कि एक माँ ही दूसरे माँ के दुख को समझ सकती है। सास के बहू के प्रति व्यवहार से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि राजेश्वरी जो है वो किस तरह से अपनी बहू कमला के दुख में कमला के साथ खड़ी हैं और वे उसकी मदद करना चाहती हैं। वे अपने पति दहेज लोभी जीवनलाल को भी समझाना चाहती हैं कि यदि आप अपनी बेटी के साथ जो आचरण दूसरों से उम्मीद करते हैं वैसा ही आचरण यदि आप अपने बहू के साथ करें तो बेहतर होगा और आपके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें बहू और बेटी में किसी भी हाल में अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी अगर किसी की बहू है तो किसी की बेटी आपके घर में बहू बन करके आई है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। दहेज प्रथा रूपी इस दानों का किसी भी हाल में किसी भी तरह से हमें उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए। और अंग्रेजी में जो कहावत है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यानी किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। तो निश्चित तौर से इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार विनोद रस्तोगी ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि यदि आप अपनी बेटी के सम्मान का, उसके जीवन के सुचारू रूप से चलने का ध्यान देना चाहते हैं, ध्यान रखना चाहते हैं, तो हमें अपने घर में आई हुई बहू का भी उतना ही सम्मान, उतना ही ध्यान और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ उसके भावनाओं का कद्र करनी चाहिए। आइए मैं आपके सामने एकांकी बहू की विदा लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। पात्र परिचय: जीवनलाल एक धनी व्यापारी, उनकी उम्र 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, उनकी उम्र 46 वर्ष है। रमेश जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष है। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था या उम्र 23 वर्ष। यदि इस एकांकी का मंचन किया जाएगा तो जो मंचन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसका विवरण यहाँ दिया गया, उसे मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है।
सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है, फ्लावर पॉट जिसको आप कह सकते हो। कमरे में दो द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी या अमीरी के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से नम्रता के साथ खड़ा है। वह पैंट और बुशर्ट यानी शर्ट पहने है। चेहरे पर निराशा जन्य यानी उदासी से भरा हुआ करुण भाव है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी, क्या हालत होगी? जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है, जिम्मेदारी नहीं लिया है। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। अब ये विदाई क्या है, इसको आप समझ लीजिए। भारत के उत्तरी हिस्से में पहले शादियां जल्दी हो जाती थी और जल्दी हो जाने की वजह से लड़कियां जो है उतनी अच्छी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित नहीं होती थी कि वे अपने इस तरह की समस्याओं का सामना स्वयं कर सके। और उस समय संचार माध्यम नहीं थे, यानी कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने में एकांकी लिखी गई है, उस समय टेलीफोन भी शायद बड़ी मुश्किल से उपलब्ध थे। और लड़कियां लड़कों को देखें, एक दूसरे को पसंद करें, ऐसे विवाह बहुत कम होते थे। यहाँ परिवार देख करके, परिवार के लोगों को देख करके, लड़की के पिता लड़के से मिल करके विवाह निश्चित कर देते थे। और विवाह के बाद लड़की अपने परिवार में 1-2 महीने के बाद आ जाए, जिससे उस परिवार से जुड़ी हुई अच्छाई और बुराई को अपने परिवार से वह बात करके सुलझा सके और फिर से वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम हो सके। इसलिए विदाई एक निश्चित तौर से प्रथा थी और आवश्यकता भी थी। इसीलिए यहाँ पर प्रमोद अपनी बहन की शादी के कुछ महीने बाद ही उसकी विदाई के लिए जीवनलाल के घर पर आया हुआ है। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुआई लेते, यौन करते हैं, उबासी लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों, सुनना नहीं चाह रहे हों, या उनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती। प्रमोद, यह जानकर भी जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो मां का हृदय टूट जाएगा। किसकी मां का? प्रमोद, और कमला की मां? जीवनलाल, मैं मजबूर हूं। अगर बहन या मां बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद दीन यानी दुखी स्वर में, अपनी सामर्थ्य यानी अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी हैसियत के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर यानी सेवा भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है, वह दुख अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जाओ, कह देना अपनी मां से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहते हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। जी। प्रमोद कह रहे हैं, आप इस समय तो विदा कर दें,
हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। गौने का मतलब है शादी के बाद जब दूसरी बार लड़की अपने माता के घर जाती है और माता के घर से अपने पति के घर दोबारा आती है, उसको कहते हैं गौना। और ये भारत के उत्तरी हिस्से में खास करके मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में बहुत ही प्रचलित प्रथा है। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? यानी पूरे भड़के हुए क्रोधित स्वर में। या आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद कैश इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, ये रमेश कौन है? कमला के पति, जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। प्रमोद, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। इस बात को समझिए कि आपकी भी एक बेटी है। आप सोचिए कि आपकी बेटी के साथ यदि इस तरह का कोई व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी यानी सेवा की कि बारात वाले दंग रह गए, हैरान रह गए, चकित रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? हूँ, बेटी वाले। बेटी हो बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, हमारी इज्जत ऊंची है, समझे? जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी, यानी मेरे घर पर। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी दोनों जन की है, समझे? व्यंग से प्रमोद, जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, ये महत्वपूर्ण लाइन है। बेटी और बहू को एक ही तराजू में या एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। जीवनलाल की नज़र में बेटी और बहू में अंतर है, जो गलत है। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं, अपने हठ पर अड़े हैं, तो विनती करना, निवेदन करना व्यर्थ है। रुक कर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूं? जीवनलाल, जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। यानी इनकी बेटी गौरी आ रही है, उसके लिए झूला डलवा रहे हैं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान यानी चले जाते हैं। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है, चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा छाई है। यानी कमला के चेहरे पर उदासी है, हाथों में लाल चूड़ियाँ, यानी अभी भी विवाह हुआ है तो विवाह का चिन्ह अभी भी हाथों पर है। रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने है। प्रमोद के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए हुए, भारी स्वर में यानी उदास स्वर में। बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। अच्छी तरह तो हो? कमला सिसकने लगती है। प्रमोद, पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूं रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। प्रमोद अपनी बहन कमला से कह रहा है
कि तुम्हारे मोतियों की तरह कीमती आंसुओं की कीमत यहाँ कोई नहीं समझता। ये सब पत्थर दिल हैं, इन पर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए रोना यहाँ व्यर्थ है। भैया क्या, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। कमला, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। तुम चिंता न करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में, इस बुरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। व्याकुलता पूर्वक आग्रह ने अनुरोध, मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है आवेश में आकर, लेकिन तुम, मेरी चिंता आप न करें। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया, यहाँ कमला की तारीफ करनी चाहिए कि कमला अपने पति की बहन गौरी की प्रशंसा कर रही है और कह रही है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, गौरी बहुत अच्छी लड़की है, वह आएगी तो मेरा समय यहाँ पर आसानी से कट जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और आप घर भी मत बेचिए। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। कागज के टुकड़े पर अपना स्नेह यानी प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकती हो? अर्थात इन लोगों की नज़र में भावनात्मक रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, और जहां पर सब कुछ पैसों से आंका जाता है, तौला जाता है, वहां पर इसकी क्या अहमियत है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी हठी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, सब एक ही जैसे हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम यानी तैयारी करते हैं। राजेश्वरी दूसरे काउच पर बैठती हुई, बैठे रहो तुम लोग, हंसकर, क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था कि सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल है। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अर्थात जीवनलाल ने, राजेश्वरी के पति। प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम, बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे अर्थात जीवनलाल। प्रमोद, जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो। राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप? राजेश्वरी, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद, 5,000। राजेश्वरी, बस, मैं देती हूं तुम्हें रुपए, उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े,
जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो, मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार चुपचाप वहाँ बैठी है। राजेश्वरी, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर, बेचैन होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती, जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेकर सॉरी कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। जाती क्यों नहीं, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहां खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाले यानी जिसकी नाक हो, यानी बड़ी इज्जत वाले। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बात, बिना मतलब की बात। यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। आप ही एक सम्मानित हो, बाकी सब अपमानित है। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मुचकटा है। अर्थात आज का युग अर्थ युग है, धन युग है। सारा रिश्ता, सारा मान सम्मान, सब कुछ धन से जोड़ करके देखा जाता है। आदमी में लाख अच्छाई हो, यदि उसके पास धन नहीं है तो समाज में किसी भी तरह के सम्मान के योग्य नहीं समझा जाता। ऐसा युग आ गया है। आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से जीवनलाल कह रहे हैं, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। इकहरे यानी दुबले पतले बदन का सुंदर न युवक है। वह पैंट और कमीज पहने है। हाथ में बरसाती कोट यानी रेन कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। जी हाँ, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ, एकदम जैसे शिथिल हो जाए, ठंडी हो जाए, निस्तेज हो जाए, सी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, उससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा यानी पंच मार दिया और मुक्का मार दिया। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया? लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें,
पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है, वो कभी संतुष्ट नहीं होते। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी बीच में, अब शराफत और इंसानियत क्यों दिखाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो तुम। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी का विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की मां। राजेश्वरी, अब भी आंखें नहीं खुली? जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरी की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएंगी। रुककर पत्नी की ओर देखते हुए जीवनलाल, शायद तुम ठीक कहती हो। आगे बढ़कर धीमे स्वर में प्रमोद कहता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं। द्वार तक जाता है, फिर घूमकर, मैं जल्दी फिर आऊंगा, विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो, अपमानित न करो, शर्मिंदा न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ साश्चर्य यानी आश्चर्य के साथ, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष यानी खुशी के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका पात होता है, अर्थात पर्दा गिर जाता है और एकांकी का नाटक समाप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इस एकांकी के उद्देश्य के बारे में। इस एकांकी का उद्देश्य, अर्थात बहू की विदा एकांकी का उद्देश्य, समाज में प्रचलित दहेज प्रथा के अभिशाप पर तीखा या करारा व्यंग करना है, जिससे सबसे अधिक प्रभावित वर्तमान में मध्यवर्गीय परिवार हैं। बेटी जैसे ही जन्म लेती है, उसके साथ ही माता पिता उसके सुखी भविष्य के लिए धन एकत्रित करना आरंभ कर देते हैं। अपनी बेटी को किसी भी तरह का कोई भी जीवन में दुख न उठाना पड़े, इसलिए वे दहेज जुटाने में लग जाते हैं। हमारा समाज आज भी दहेज प्रथा से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है और दहेज के कारण बहुत सारी बेटियां जो हैं वे प्रताड़ित होती रहती हैं। दहेज लोभी परिवार में इस बेटियां चली जाती हैं तो उनका जीवन नर्क बन जाता है। प्रस्तुत एकांकी उन लोगों पर करारा व्यंग है जो पराई बेटी पर दहेज पूरा न लाने या उनके अनुरूप दहेज न लाने पर उन पर अत्याचार करते हैं। परंतु जब उनकी अपनी बेटी विवाह के बाद अपने ससुराल में जाती है तो वे चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ सम्मानजनक आचरण हो, उनकी बेटी से कोई दहेज की मांग न की जाए। ये लोग, बेटे और बेटी दोनों पक्ष के लोग,
इस पीड़ा से पीड़ित हैं और ये समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। दोनों पक्षों को, बेटी वाले और बेटे वाले, अपनी अपनी बेटियों का यदि सम्मान चाहते हैं तो बेटी और बहू में अंतर करना त्याग दें और समाज के इस कलंक को सदा के लिए समाप्त करने में अपना योगदान दें। अब हम इस एकांकी के शीर्षक की सार्थकता के लिए कुछ शब्द आपसे साझा करना चाहते हैं। शीर्षक की सार्थकता, बहू की विदा एकांकी का जो शीर्षक है वह बहुत ही सटीक और सार्थक है। इस पूरी एकांकी में समाज की एक ऐसी कुरीति को दर्शाया गया है जिसे समाज में आज भी पूरी तरह से समाप्त करने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया है और ये हमारे समाज पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ता है और समाज को खोखला बना देता है। विवाह जैसे पवित्र संस्कार एक औपचारिक बनकर न रह जाए, उसकी पवित्रता समाप्त न हो। बहू को विदा नहीं किया गया क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई थी, उससे 5,000 रुपये की मांग की जाती है। लड़की का भाई प्रमोद विदा कराने आया है। दहेज की मांग के आगे वह अपने आप को लाचार, बेबस और निराश महसूस करता है। जीवनलाल जैसे दहेज लोभी पूरा दहेज प्राप्त करने के लिए बेटी को जैसे बंधक बना ले, उसकी विदा नहीं करने की बात करते हैं, लेकिन जब उनकी खुद की बेटी की विदाई नहीं होती है तब उनकी आंख खुलती है। बहू की विदा एकांकी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। जीवनलाल का मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है और बहू की विदा हो जाती है, बहू की विदा कर देते हैं और इस तरह से यह एकांकी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक, सटीक और सही है। अब हम आते हैं इसके तीसरे पायदान पर, चरित्र। एकांकी में सबसे महत्वपूर्ण चरित्र जो है वह है जीवनलाल। जीवनलाल एक दहेज लोभी व्यक्ति है। दहेज जैसी सामाजिक परंपरा के निर्वाह के लिए वह अपने पुत्र रमेश की पत्नी को पहले सावन पर मायके नहीं भेजना चाहता क्योंकि वह पूरा दहेज नहीं लाई है। वह अपनी समृद्धि, अपने सामर्थ्य के आगे बहू के भाई को बहुत ही बुरी तरह से अपमानित करता है, उसे नीचा दिखाना चाहता है, उसके लिए कटु वचनों का प्रयोग करता है, जिसे चुपचाप प्रमोद स्वीकार करता रहता है, सुनता रहता है और वह अपनी बहन को हर हाल में विदाई कराने के लिए प्रयत्नरत रहता है और वह चाहता है कि उसकी बहन की विदाई हो और उसकी बहन पहला सावन अपने घर पर बिताए। जीवनलाल को अपनी नाक की पड़ी है, अपने मूछ की पड़ी है, अर्थात अपने मान सम्मान की पड़ी है। वह दहेज अपने सामाजिक सम्मान को बनाए रखने के लिए प्राप्त करना चाहता है और वह समाज को ये दिखाना चाहता है कि वह बड़ा आदमी है और इसीलिए वह बार बार क्रोधित होता है, शराफत और इंसानियत की बात करता है जो उसमें स्वयं नहीं है। उसकी पत्नी भी उसे फटकारती है। जीवनलाल के बेटी की विदाई जब नहीं होती है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, हृदय परिवर्तन होता है, उसके अंदर का मानवीय पक्ष उजागर होता है और वह निश्चित तौर से एक अंतिम घटना जो उसके जीवन में घटती है वो उसके स्वभाव को सुंदर और मानवीय बना जाती है। इस तरह से एक नकारात्मक चरित्र कैसे सकारात्मक हो जाता है, इस एकांकी में बड़ी सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया गया है।
दूसरा प्रमुख चरित्र है राजेश्वरी। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, लेकिन उसका स्वभाव जीवनलाल से एकदम अलग है। जीवनलाल जहाँ जिद्दी स्वभाव के थे, अभिमानी थे, वहीं पर उनकी पत्नी राजेश्वरी बहुत ही धैर्यवान, ममता की मूर्ति, अपने बहू को अपनी बेटी मानने वाली, बहू की विदाई में अपना योगदान देने के लिए तैयार रहने वाली, अपने जिद्दी पति को समझाने वाली। वह अपने बहू से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए प्रमोद को अपने पति से छिपकर उसकी मदद करके उसकी बहन कमला, अपनी बहू कमला को वह प्रसन्न खुश देखना चाहती है। और वो चाहती हैं कि वह भी अपनी माँ के पास जाए, क्योंकि वे एक अच्छी माँ हैं और माँ के हृदय की पीड़ा को भी समझती है। इस तरह से वे अपनी बेटी गौरी के आने की जैसे प्रतीक्षा कर रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसी तरह से कमला की माँ भी कमला के आने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। वह कमला को रुपए निकाल कर लाने के लिए कुंजियों का गुच्छा भी देने के लिए कहती हैं, तैयार हो जाती हैं, अपने पति को खरी खोटी भी सुनाती हैं और इस तरह से अपनी सूझबूझ से कमला को उसके भाई के साथ अंत में विदा करवाने में सफल होती हैं। और इस तरह से एक बहुत ही सकारात्मक चरित्र है राजेश्वरी का इस एकांकी में। अब हम इस एकांकी की चर्चा करें तो यह एकांकी वर्तमान संदर्भ में समय की मांग है और समय की मांग को लेकर लिखा गया एक बहुत ही सुंदर प्रयास है, क्योंकि आज भी सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में, अमीरों और गरीबों के समाज में ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहाँ पर ये दहेज रूपी दानव किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से आज भी प्रचलित दिखाई देता है। लेखक ने, एकांकीकार ने बड़ी ही सुंदरता से अपने इस विचार को समाज के साथ जोड़ करके समाज में फैली इस बुराई को समाप्त करने में अपना योगदान दिया है। विनोद रस्तोगी ने निश्चित तौर से बहू की विदा के माध्यम से एक सकारात्मक प्रयास किया है, जो पुरानी सोच है उसे बदलने की कोशिश की है। सास के बारे में जो लोगों के विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उसे समाप्त करने का एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। सास भी माँ होती है, माँ के दिल को समझती है, उसकी मजबूरी को समझती है, उसकी पीड़ा को समझती है। राजेश्वरी भी एक अच्छी सास के रूप में कमला की मदद करने के लिए पहल करती है और अपनी सूझबूझ से सफल भी होती है। जीवनलाल जैसा दहेज लोभी व्यक्ति भी इस एकांकी में अपनी बेटी की विदाई न होने के कारण अपनी गलती को महसूस करता है, अपने आप को परिवर्तित करता है, उसकी हृदय का परिवर्तन होता है और वह भी अपनी बहू को खुशी खुशी विदा कराने के लिए आगे आता है और उसकी विदाई कराता है। प्रमोद जैसे नवयुवक समाज के लिए अति आवश्यक लोग हैं, जो बड़े धैर्य के साथ, बड़े धीरज के साथ, बड़ी चतुराई के साथ और बुद्धिमानी के साथ ऐसी समस्याओं का सामना कर समस्या के समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यह एकांकी अपने आप में समय के अनुकूल है और ऐसी एकांकियाँ समाज में परिवर्तन लाने में सफल भी होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम आज अपना यह सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए रचना के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।